हेलो दोस्तों आज हम लोग प्राचीन भारत के एक नए अध्याय पुष्यभूति वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब भारत पर गुप्त साम्राज्य था तो गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण था हूणों का आक्रमण। दरअसल गुप्त साम्राज्य के पतन कराने की अहम भूमिका जो हूण जनजाति थे, यही लगातार गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर रहे थे, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक नई वंशावली और एक नए राजा का जन्म होता है, जिन्होंने स्थापना किया पुष्यभूति वंश। तो आज हम इसी लोग पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश भी इसको कहा जाता है। तो देखिए, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति थे। ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति। और पुष्यभूति वंश ने अपनी राजधानी कहां पर बनाया? तो थानेश्वर में। और थानेश्वर कहां है? तो कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र कहां है? तो हरियाणा के, यानी कि हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का नाम है थानेश्वर, जहां पर पुष्यभूति वंश का राजधानी था। अब बात करते हैं कि इसी पुष्यभूति वंश में एक राजा हुए, महान राजा और शक्तिशाली राजा, जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन ने शादी किया। जब शादी किया तो इनकी महारानी से 3 बच्चे हुए। एक बेटी हुई जिसका नाम था राजश्री, और 2 बेटे हुए राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन ने क्या किया? अपने बेटी राजश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से शादी किए। फिर से समझाता हूं, राजश्री की शादी किससे कराया गया? तो कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से शादी किया गया। और ग्रहवर्मा की हत्या कौन कर देता है? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। यहां पर फिर से समझा रहा हूं, क्वेश्चन बनता है। राजश्री की शादी हुआ कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से, और इस ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं मालवा के शासक देवगुप्त ने। ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। अब इस समय क्या होता है कि राज्यवर्धन क्या करता है कि इस देवगुप्त को मार डालता है, जिसने, चूंकि राज्यवर्धन की बहन की पति की हत्या देवगुप्त करता है, तो बदले में राज्यवर्धन क्या करते हैं कि देवगुप्त को मार डालते हैं। अब क्या होता है कि देवगुप्त के मित्र गौड़ ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। यानी कि पहले तो राज्यवर्धन के बहनोई को मारा देवगुप्त ने, और राज्यवर्धन ने हत्या कर दिया देवगुप्त को। और जब देवगुप्त की हत्या करा तो देवगुप्त के मित्र एक गौड़ था जिसने राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। तो अब बचा सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन। तो अब हर्षवर्धन क्या करता है कि 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है और राजा बन जाता है। इस हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखा हूं कि हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तब यहां से शासन स्टार्ट होता है हर्षवर्धन। तो अब पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। देखिए, जो शशांक एक राजा थे जो कि शैव धर्म से संबंधित थे। शैव धर्म किसे कहा जाता है? जो भगवान शिव की पूजा करता हो। तो शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था। अब कटवाया क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन ने आगे जाकर क्या किया था कि इसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसके कारण इसने बोधि वृक्ष को कटवा डाला। अब क्या होता है कि गुस्से में आकर हर्ष ने शशांक को हरा देता है। हर्ष ने शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया। इसी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से शादी जिसकी हो जाती है, क्योंकि हत्या कर दिया जाता है उस समय। अब देखिए, हर्ष ने शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर अपनी राजधानी बना लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगला क्वेश्चन आता है टॉपिक कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की हार हो जाती है, पराजय हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ तो किस नदी के तट पर हुआ? तो नर्मदा नदी के तट पर। तो यहाँ पर यही लिखा हो कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। हर्ष का मतलब यहाँ पर हर्षवर्धन रहेगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें हर्ष की हार हुई। अब बात करते हैं कि चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया। ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन। तो हेनसांग जो था बौद्ध धर्म का विद्वान था, बौद्ध धर्म का पुजारी था। वह क्या करता है कि चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आता है, और हर्ष यानी कि हर्षवर्धन जो होता है
उससे प्रभावित होकर, हेन सांग से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपना लेता है। ध्यान देना है कि हर्षवर्धन ने तो बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन उसके किस भाग को, किस शाखा को, चूंकि बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, एक हीनयान और एक महायान, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा जो होता है उसको ग्रहण करता है हर्षवर्धन। अगला देखते हैं कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी पुस्तक लिखी। क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर पूछता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। और हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे, तो इन्होंने क्या किया कि हर्षवर्धन को खुश करने के लिए एक पुस्तक लिखा हर्षरचित, यानी कि हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन किया गया है। दूसरा का इन्होंने पुस्तक कादम्बरी लिखा। तो ध्यान रखना है कि हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने लिखा। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। अगला पॉइंट इसमें आता है कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पर यहाँ पर एक इतिहासकार मत लगा देते हैं कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कैसे कहा जाएगा, क्योंकि हर्षवर्धन न तो कट्टर हिंदू ही था और न ही वह पूरे भारत का सम्राट था। क्योंकि अगर कट्टर हिंदू होता तो वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा को कभी भी नहीं अपनाता, इसीलिए उसने खारिज कर दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, पर न तो वह कट्टर हिंदू ही था और न ही पूरे भारत का शासक था। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ध्यान देना है कि बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभक्त हुआ था, महायान और हीनयान। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था वहां पर बौद्धों की पढ़ाई हो रही थी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित सारी पढ़ाई हो रही थी। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन आता है तो उसके समय में क्या होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दिया जाता है हर्षवर्धन के द्वारा। अब लास्ट और अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन ने कश्मीर के राजा से बुद्ध के दंत के अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। बुद्ध के दंत के अवशेष का मतलब ये कि महात्मा बुद्ध के दांत के कुछ अवशेष जो थे वह कश्मीर के राजा के पास था, जिसके कारण हर्षवर्धन जब बौद्ध धर्म को अपनाता है तो वह कश्मीर के राजा से युद्ध के बल पर जबरदस्ती उनसे उस दांत के अवशेष को ले लेता है। तो यही इससे संबंधित कुछ हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय और पुष्यभूति वंश से संबंधित क्वेश्चन था, जहां से एक नंबरिया निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस पर बना दूंगा एक नंबरिया वीडियो। कुछ इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला एक नंबरिया क्वेश्चन पर बनता है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक तो पुष्यभूति, और पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर, और थानेश्वर जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। अब पुष्यभूति वंश का महान शासक प्रभाकर वर्धन हुआ था, जिसकी बेटी राजश्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन 3 संतानें हुए। अब क्वेश्चन पूछता है कि राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ, तो कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से। और इस ग्रहवर्मा की हत्या जो किया मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया। अब क्वेश्चन पूछता है कि देवगुप्त की हत्या किसने की, तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। और देवगुप्त की हत्या पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि देवगुप्त की हत्या किसने की, तो देवगुप्त के मित्र गौण ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ध्यान रखना कि राज्यवर्धन की हत्या किसने किया, तो देवगुप्त के मित्र गौण ने। अब क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा थानेश्वर की, तो 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा है। ध्यान देना है हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, यानी कि उसका जन्म जो हुआ था 590 ईस्वी में हुआ था। अब पूछता है कि शिलादित्य किस शासक का नाम है, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि शशांक बोधि वृक्ष को किसने कटवा डाला, तो शशांक ने। ठीक, अब हर्ष ने शशांक को हराकर कनौज पर अधिकार कर लिया और राजधानी बना लिया। अगला क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था, तो नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन पूछता है कि चीनी यात्री हेन सांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और हेन सांग से प्रभावित होकर ही हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपना लिया। अगला पूछता है क्वेश्चन कि बाणभट्ट कवि जो थे किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इन्होंने 2 पुस्तक की रचना की, एक हर्षचरित और एक आपका कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट थे।
अब पूछता है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन आ जाता है कि हर्षवर्धन तो पूरे भारत का सम्राट था और न ही अंतिम न ही कट्टर हिंदू था। अगला क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के किस शाखा का शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दिया गया, तो महायान के शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि हर्ष ने किस राजा से बुद्ध के दंत के अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए, तो कश्मीर के राजा से दंत जो है बलपूर्वक प्राप्त किए। उम्मीद करता हूं कि अच्छा से समझ गए होंगे, तो शेयर करिएगा।